हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, फिर बताएंगे आपको हेनरीज लॉ, फिर लास्ट में आपको समझाएंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस किसी को भी यहाँ पे इस टॉपिक पे डाउट है वो लास्ट तक मेरे साथ बने रहें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं इस सॉल्युबिलिटी टर्म्स को कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a given amount of solvent in a specified temperature। मतलब आप किसी सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में घुलाया जा सकता है, हम इसी को उस सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब कोई अगर आपके पास सॉल्वेंट है, एग्जाम्पल के लिए आप वाटर पकड़ लीजिए। अगर आपके पास वाटर में किसी आप सॉल्यूट को मिलाना चाहते हैं तो वो वाटर उस सॉल्यूट को कितना मैक्सिमम अपने में घोल सकता है, वो कहलाएगा उस सॉल्वेंट का, उस वाटर का सॉल्युबिलिटी। क्या यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है? क्या मैंने आपको पहले बताया था एक टर्म कंसंट्रेशन? क्या हम कंसंट्रेशन में भी यही चीज देखते थे कि द हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व और प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट? तो जरूर ऐसे ही हम लोग देखे थे उसमें कि कंसंट्रेशन का मतलब हमने समझा था कि उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट हम देखते थे कि एक सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में प्रेजेंट है। और क्या सॉल्युबिलिटी पे भी यही बात किया जा रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड और यू कैन से दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो क्या हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह पे कोई कंसंट्रेशन टर्म यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात सबसे पहले हेनरीज ने अपने नियम हेनरीज लॉ में बताया है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जानिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। जब हम एक गैस को लिक्विड में घोलने का ट्राई करते हैं तो उस लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या है वो? पहला है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप क्या मिला रहे हैं, मतलब आप कौन सा गैस मिला रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा उसका सॉल्युबिलिटी। मतलब पहले अगर आप ऑक्सीजन मिला रहे थे, उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन मिलाओगे तो वहां पे दोनों कंडीशन पे जो आपका सॉल्युबिलिटी आएगा वो अलग अलग आएगा। फिर अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, आप पहले वाटर का सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं ऑक्सीजन पे, फिर आप मान लीजिए इथेनॉल का सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, आपने लिक्विड चेंज कर दिया, अब आपका सॉल्यूट सेम है ऑक्सीजन, आपका लिक्विड चेंज हो गया, तब भी आपका सॉल्युबिलिटी चेंज होगा। मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस होगा इन लिक्विड वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट के नेचर पे भी और सॉल्वेंट के नेचर पे भी। दूसरा जो वो डिपेंड करता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कि टेम्परेचर पे भी आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड होता है तो आप यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर के साथ ये कैसे रिलेट होता है सॉल्युबिलिटी, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो गैस उसमें घुला हुआ था पहले से उसका सॉल्युबिलिटी घटने लगेगा। क्या होने लगेगा? सॉल्युबिलिटी घटने लगेगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड घट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए ये वाटर है और इस वाटर पे ऑक्सीजन घुला हुआ है, O2 घुला हुआ है इसमें। अब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो कम होने लगेगा। और जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका कम होने लगेगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा और वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा एज ए गैस और वेपर। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है और टेम्परेचर को घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये जो आप टेम्परेचर के साथ ये जो आप घटना आप देख रहे हो ना कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट होना, आप देख भी सकते हैं एक्वेटिक लाइफ पे। जो जलीय प्राणी होती है ना, उनमें ये बहुत बड़ा दिक्कत का एक चीज होता है। कैसे? हमें पता है कि जो नदी या जो तालाब होती है जिसमें मछलियां हैं,
कोई जलीय जीव है, वो अपना ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसी से प्राप्त करती है। और हमें पता भी है कि ऑक्सीजन पानी में घुलता है, इसीलिए तो आपका जीव जितने सारे हैं वहां पे जिंदा है। अगर ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ नहीं होता तो वो जिंदा ही नहीं रहते। अब बात क्या होता है अभी के समय में, अभी जो गर्मी चल रहा है ना हम लोग का, अभी अगर आप देखिएगा ना तो नदी में या बांध आप जब जाइएगा तो वहां पे जो मछली सब है ना, वो आजकल नीचे नहीं, वो थोड़ा ऊपर पानी के ऊपरी लेवल पे रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? और ठंडे के दिनों में मछली आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा, वो अंदर अंदर ही रहेगा। लेकिन गर्मी के दिनों में मछलियां सब ऊपर आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इसी इफेक्ट की वजह से, क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर पूरा बढ़ गया है। टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ था या फिर जो हो सॉलिडिटी, ये घट चुका है। टेम्परेचर के बढ़ जाने से सॉलिडिटी घट जाता है। अब अगर सॉलिबिलिटी घट गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट अब पानी में कम बचा हुआ है। तो अब जो जलीय जीव है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेगा? तो वो सरफेस के ऊपर आता है। ऊपर आने से क्या होता है? क्योंकि जो ऊपरी सतह है पानी का, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए गर्मी के दिन में O2 चल चुका है। अभी जो पानी का ऊपरी सतह है ये हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारा O2 है, वही तो हम लेते हैं। यही तो O2 जो एटमॉस्फेयर में, वही हम लेते हैं। अब ये गैस जो है, ये O2 जो है, ये गैस है। अब ये जो गैस होती है, ये गैस हमें पता है कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है। आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा कि अगर गैस को हम एक बंद करके डब्बा में रख देंगे तो डब्बा का हर कोने पे वो क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये जो सतह है पानी का या फिर आपका नदी का, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वहां पे ऑक्सीजन गैस पहले से मौजूद है। ये गैस जो प्रेशर देती है, इसी प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन इसके सतह के ऊपरी परत में ऑक्सीजन आकर के घुल जाती है। प्रेशर देती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अभी ऊपर में ज्यादा है और नीचे में कम हो चुका है। किसके वजह से? गर्मी की वजह से। तो जितने सारे जलीय जीव हैं वो ऊपर आने लगते हैं, जबकि यही जलीय जीव कोल्ड वाटर में या कोल्ड वेदर में कंफर्टेबल होते हैं, ऊपर में नहीं, नीचे में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आराम से घुली हुई है। टेम्परेचर कम है तो सॉलिडिटी ज्यादा हो चुका है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो नीचे में रह करके आराम से किससे सेव रहते हैं? हम लोगों से, क्योंकि हम ही लोग तो हम लोग को पकड़ के खाते हैं। तो चलिए उस सब में बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका, वो क्या है? आपका प्रेशर है। प्रेशर प्रेशर पे भी आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड करता है। और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब जानने के लिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक जो है हमारा हेनरीज लॉ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। मतलब हेनरी बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। मतलब थोड़ा फिगर देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप यहां पे देखिए कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब यहां पे हम दो फिगर ले रहे हैं, एक ये फिगर, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये मेरा जो है, यहां पे ये वाटर है, मेरा ये वाटर है, क्लियर। अब यहां पे हम लगा देते हैं एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन है जो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। प्रेशर देंगे तो नीचे जाएगा, प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हम रख दिए हैं एक गैस, ये मेरा एक गैस है। तो सिंस अभी हम यहाँ पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किए, ठीक है। पिस्टन अगर आप यहाँ पे अभी नहीं भी देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते, कोई प्रेशर नहीं दिया हम अभी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मेरा, ये जो पार्टिकल्स दिख रही गैस का है ना, ये गैस है आपका, ये गैस है। अब ये जो गैस है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, उसी मोशन के वजह से कुछ पार्टिकल्स, कुछ गैस का पार्टिकल्स इस सरफेस में आकर के भी कोलाइड करेगा, टकराएगा। और टकराएगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसी प्रेशर के वजह से कुछ कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे गैस का पहले से हल्का फुल्का घुल जाएगा। क्लियर है? पहले घुलेगा, मतलब जैसे गैस को हम छोड़ देंगे तो कुछ गैस, क्योंकि वो घूम रहा है इधर उधर घूम रहा है, तो कोई आके यहाँ टकरा गया तो कुछ अंदर चल गया, फिर वो घुल गया, फिर वो गैस है तो उसका मूवमेंट तो रुकेगा नहीं, हो सकता है वो बाहर भी चल जाए। मतलब अगर हम एक गैस को वाटर के सरफेस में कांटेक्ट में रख देंगे तो वहां पे
उस गैस का अंदर जाना और थोड़ा थोड़ा बाहर आना लगा रहता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हम जो ये सिस्टम लिए हैं, ये सिस्टम अभी मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ना कोई गैस का पार्टिकल अब अंदर जा रहा और ना कोई गैस का पार्टिकल अब अंदर से बाहर जा रहा। किसके अंदर से? वाटर के अंदर से। ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा है, क्योंकि गैस कुछ प्रेशर तो सरफेस पे लगाएगा, उसके वजह से यहाँ पे कुछ गैस पहले से ही घुल चुका होगा। ऐसे हम दो चार्ट दिखा दे रहे हैं, ऐसे कुछ गैस का पार्टिकल्स वहां पे घुल चुका है, क्योंकि वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। फिर वो, अब हम मान क्या रहे हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो थोड़ा बहुत घुल चुका है, अब ना घुल रहा है ना गैस आपका पानी से बाहर जा रहा है। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एज्यूम किया गया है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, और हेनरी सर ने भी किया था। तो इसके बाद देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो ये जो सरफेस है आपका, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये किसका सरफेस है? लिक्विड का। इसके ऊपर में आपको गैस दिख रहा। अब अगर यहाँ पे हम प्रेशर यहाँ से पिस्टन को नीचे ले जाएंगे, इसका मतलब अब क्या इस सतह पे इस गैस के द्वारा प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया है, और यही प्रेशर अब क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। कहाँ पे? इस गैस के द्वारा इस सरफेस पे, और यही प्रेशर अब यहाँ पे लगेगा इस लिक्विड सरफेस पे। तो वही हेनरी बोलता है कि अगर आप इधर प्रेशर बढ़ाइएगा तो ये जो गैस है अब यहाँ पे ज्यादा घुलेगा, और इसका सॉलिडिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसका सॉलिडिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे वो उतना ज्यादा घुलना चालू कर देगा। ये हेनरी सर बोले थे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी में हम तो यही चीज देखते हैं ना कि कितना अमाउंट गैस का इस लिक्विड में घुल गया। मतलब क्योंकि सॉलिड जो है, ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये कुछ हमें कंसंट्रेशन टर्म जैसा ही लग रहा है। अमाउंट ऑफ गैस मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, तो कंसंट्रेशन जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे हेनरी ने अपना एक दूसरा लॉ दिया इसी के ऊपर। आप या तो ऐसे बोल सकते जो अभी आपको दिखाए थे कि solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, solubility के टर्म में ना करके आप एक कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन जैसा लग रहा है तो यहाँ पे solubility को आप मोल फ्रैक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे? तो चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि हेनरीज का दूसरा लॉ में क्या कहा जाता है, वो हम लिखाएंगे आपको, और वही आपका मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद भी रखना है, क्योंकि वहां से आप न्यूमेरिकल्स भी आपको छोटा मोटा पूछा जा सकता है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले समझते हैं कि हम सॉलिबिलिटी को कंसंट्रेशन टर्म से कैसे रिलेट करें। तो यहाँ देखिए दोनों फिगर लिए। पहला फिगर में आपको बताए थे कि सिंपल एक पिस्टन से ढक दिए हैं, यहाँ पे गैस छोड़े हैं और इस वाटर के कांटेक्ट में रखे हैं, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो इधर उधर रैंडम मोशन के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इस सरफेस पे, उसके वजह से कुछ कुछ गैस अंदर जाके घुल जाएगा और एक स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन तक पहुंचेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिए। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे गैस ज्यादा घुलने लगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया। वही तो पहला बताया था हेनरी ने आपको। लेकिन क्या हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ना बोल करके कुछ और टर्म भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन पे? तो जरूर बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बोलिए प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ नहीं लगा रहे, सिर्फ गैस जो घूम रहा है उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर लगा और उसके वजह से यहाँ पे कुछ आपका पार्टिकल आके घुला। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रेशर मेरा कम है? एकदम कम है। अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी कम है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी कम है। अब अगर हम इसको सॉल्युबिलिटी ना बोल करके हम बोले कि यहाँ पे इस गैस का मोल फ्रैक्शन कम है, तो क्या गलत हो जाएगा क्या? अब देख करके बताइए। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी ना बोल करके हम ये बोल देते हैं कि प्रेशर कम है, इसीलिए इस वाटर के अंदर में जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन भी कम है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट पर यूनिट मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे तो हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन को ना, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से हमें पता चलता है कि अमाउंट का, कि कितना यहाँ पे गैस का अमाउंट है। तो चूंकि सॉल्युबिलिटी कम है तो मोल फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली बात है कम होगा।
एकदम कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पे क्या आपका गैस का पार्टिकल ज्यादा आ गया, तो क्या गैस का मोल यहाँ पे अब ज्यादा होगा, जिसके वजह से क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन एक्स बोलते हैं उसको, वो भी ज्यादा होगा। तो हेनरी ने अपना दूसरा नियम सॉल्युबिलिटी पे ना दे करके मोल फ्रैक्शन पे दे दिया। उन्होंने क्या कहा, अब हम उसको लिखेंगे, आप यहाँ देखिए उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया और अपने नियम में क्या बात रखा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है क्योंकि अभी बताया कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। यही बताया उन्होंने कि पार्शियल जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन से। आप आराम से पता कर सकते हो, दोनों फिगर आपको दिए थे, थोड़ा और बताते हैं कि यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन कम है सॉल्यूशन में, इसका मतलब वहां पे प्रेशर भी गैस के द्वारा कम लगाया गया। और अगर यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन पे मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब ऊपर तरफ से गैस के द्वारा प्रेशर भी ज्यादा लगाया गया है, क्योंकि बिना प्रेशर ज्यादा लगाए उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ ही नहीं सकता। तो ये था आपका हेनरीज का लॉ। यहां से आपको याद रखना है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये आपका कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपको कैलकुलेट भी करने आता है। तो P यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है KH, और इस KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरीज कांस्टेंट। जो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा, वो आपका स्लोप से निकलेगा, ग्राफ से निकलेगा, उतना हम बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको आपके बोर्ड में पूछता नहीं है। बाकी आपको हेनरीज लॉ पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एप्लीकेशन, कि इस हेनरीज के लॉ को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे देखिए, जो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्री में और आपका बहुत जगहों में होता है। जैसे कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उस कोल्ड ड्रिंक्स में आपका गैस घुला हुआ रहता है। कौन सा गैस होता है? नॉर्मली CO2। तो उस गैस को घोलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि घोलना है गैस को तो सॉल्युबिलिटी जानना होगा, तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा करने के लिए हमको प्रेशर क्या करना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। इसीलिए हम बोतल को ऊपर में क्या करते हैं? सील्ड करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में आप ये लिख सकते हैं, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। तो ये है आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा देखिए आप, हेनरीज लॉ का हम अप्लाई अवॉइड करने के लिए करते हैं, किसको? बैंड्स को। देखिए ये एक मेडिकल टर्म है, बैंड्स क्या होता है इसका मतलब समझाएंगे। एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन इन ब्लड, हम समझाते हैं। आपने जो स्कूबा ड्राइवर्स को देखा होगा, जो पानी के अंदर में बहुत गहराई तक जाती है, तो सिंस वो पानी के अंदर में, समुंदर में बहुत अंदर तक जा रहा है, तो जैसे जैसे वो अंदर जाते जाएगा, गहराई में जितना जाते जाएगा, पानी का प्रेशर उसके शरीर पे उतना ज्यादा लगेगा। और सिंस प्रेशर लगेगा तो हमारे शरीर में जो गैस है, क्योंकि हम लोग जो गैस हमारे शरीर में है, वो गैस अब कहाँ घुलने लगेगा? ब्लड में घुलने लगेगा, क्योंकि आपका प्रेशर बढ़ चुका है। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारे ब्लड में गैस क्या होने लगेगा? घुलने लगेगा। अब जब आप ऊपर आइएगा तेजी से, तो तेजी से जब आप ऊपर आइएगा तो प्रेशर तो ग्रेजुअली क्या करने लगेगा? घटने लगेगा, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटने लगेगा। और जैसे जैसे प्रेशर घटेगा, अब आपके ब्लड में से जो गैस घुल गया था वो भी बाहर निकलना जाएगा, क्योंकि जैसे प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? आपका घट जाएगा। तो जैसे जैसे गैस बाहर निकलेगा, तो जो ब्लड है ना, उस ब्लड से गैस जब बाहर निकलता तो बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स बहुत ही आपका दर्दनाक होता है, और हो सकता है कि मौत भी हो जाए। ये जो घटना है, ये जो फेनोमेना है, जहां पे ऐसा होता है कि जैसे हम नीचे चल जाएंगे अंदर, वहां पे आपका ब्लड में घुल जाएगा, फिर वापस आएंगे तो आपका ब्लड में से जब निकलेगा तो बबल बनेगा। इसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। तो ऐसा ना हो तो हम ड्राइवर लोग को क्या करते हैं, वहां पे हम लोग एक ऐसा टैंक यूज करने के लिए बोलते हैं जिसमें पहले से हीलियम और ऑक्सीजन उसमें भरा रहता है, ताकि प्रेशर उसके बॉडी पे एडजस्ट हो और वैसा प्रेशर ना गिरे जिससे आपका गैस ब्लड में ना घुले। तो अगर हमको यहाँ पे हेनरीज लॉ का पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे वहां पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रेशर में जाने से क्या होगा क्या नहीं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहला
कोल्ड ड्रिंक सब में CO2 को घोलने के लिए यूज करते हैं। फिर आपका बैंड समझ में आ चुका होगा, बैंड को अवॉइड करने के लिए करते हैं। साथ में हम एनोक्सिया को भी अवॉइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। एनोक्सिया का मतलब क्या है? एक तो पानी की गहराई में गए तो बैंड कहलाया, देखिए वहां पे। जब आप पहाड़ तरफ उठिएगा, बहुत हाई ऊंचाई तक जाइएगा, तो ऊंचाई पे जाने से भी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना, ऊपर जाते जाते। अब अगर वहां पे प्रेशर भी कम होता है ऊपर जाते जाते, तो प्रेशर कम हो गया तो अब जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर कम हो चुका है। अब ऑक्सीजन नहीं घुलेगा तो हमारा पूरा शरीर तो ऑक्सीजन से ही काम करता है। पूरा ब्लड ऑक्सीजन को आपका सप्लाई करता है पूरा बॉडी में, तब जाकर के वर्क होता है। बिना O2 का, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बिना O2 का आपको पता है कि आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में नहीं टूट सकता, और पायरुविक एसिड से हमको ATP नहीं मिल सकता। फिर तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। तो वहां पे जो घटना होती है ऑक्सीजन का ब्लड में ना घुलना ऊंचाई पे जाने से, उस घटना को हम एनोक्सिया बोलते हैं। इसको भी दूर हम लोग हेनरीज के लॉ से ही करते हैं। तो ये सब इसका एप्लीकेशन था। हेनरीज का 2 नियम आपको बता दिए हम। किस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्म आप क्या यूज करोगे, P = KH × X। सॉल्युबिलिटी टर्म क्या है बता दिए। सॉल्युबिलिटी को कैसे हम कंसंट्रेशन टर्म में रिलेट करते हैं, या फिर क्यों करते हैं, या कैसे करते हैं, ये भी आपको बता दिए। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।